प्रिय विद्यार्थियों, सभी को हार्दिक नमस्कार। आपके 18 जून को हुए 12th मैथ्स के पेपर का हम यहाँ पर सॉल्यूशन करने वाले हैं और इसके आधार पर आप खुद का भी मूल्यांकन अच्छे से कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पेपर का पहला प्रश्न था, यदि f सच दैट r टू r fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 हो तो f इनवर्स 8 तथा f इनवर्स 9 का मान ज्ञात कीजिए। देखते हैं। इसमें सबसे पहले तो हम f इनवर्स 8 और 9 को कुछ क्वांटिटी जेचर मान सकते हैं। जैसे शुरुआत में इसमें हम मान सकते हैं, माना f इनवर्स 8 इज इक्वल्स टू x। ठीक है। अच्छा, आप जानते हैं कि यहाँ से पक्षांतरण से 8 इक्वल्स टू fx बन जाएगा। अच्छा, आपको इसमें fx का मान दे रखा है, उसको यहाँ रख सकते हैं हम। तो यहाँ से आप जानते हैं ये बनेगा 8 इज इक्वल्स टू fx की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 और इसका पक्षांतरण करने पर आप पाएंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 माइनस 8 मतलब कि प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब यदि आप देखें तो ये एक द्विघात समीकरण है। इसका हल आप जानते हैं, इसका हल आता है सूत्र श्रीधराचार्य इसमें हालात इसमें x बराबर में आता है, सूत्र होता है माइनस बी मतलब कि -5 है ना, फिर प्लस माइनस रूट में ही b स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4ac मतलब 4 मल्टीप्लाई बाई ac जो कि एक ही है और बट्टा में है 2 इंटू a तो 2 ही होगा इसमें। तो मतलब यहाँ से x का मान है इस प्लस माइनस के चिन्ह के आधार पर दो प्रकार के मान बनेंगे और x क्या था? x था f इनवर्स 8 का मान। इसका मतलब आप देख पा रहे हैं कि अतः हम कह सकते हैं f इनवर्स 8 की जो वैल्यू है वो कुछ ऐसी आ चुकी है। यहाँ से f इनवर्स 8 इसमें एक बार तो लीजिए प्लस का चिन्ह, एक बार लीजिए माइनस का चिन्ह। तो प्लस के चिन्ह से वैल्यू आएगी -5 प्लस है ना। अच्छा, 25 माइनस 4 मतलब 21 तो -5 प्लस √21/2 ये इसकी पहली वैल्यू आ गई, कोमा। अब लीजिए फिर माइनस का चिन्ह तो इसमें आएगा ये -5 माइनस √21 और बट्टा में 2 है। ठीक है ना। ये इसमें आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से f इनवर्स 8 की दो वैल्यू आ गई हैं, एक बार प्लस के चिन्ह से ये और माइनस के चिन्ह से ये आ जाएगी। ऐसे ही निकालते हैं आगे f इनवर्स 9 का मान। देख लीजिए, तथा आगे f इनवर्स 9 को दोबारा मानना चाहिए x। पुनः मैं कह सकता हूँ तथा माना f इनवर्स 9 इक्वल्स टू दोबारा इसको आप x मान के चलेंगे। अच्छा, वापस वही बात, यहाँ से पक्षांतरण से 9 इज इक्वल्स टू fx आएगा और आप देख पा रहे हैं कि fx की वैल्यू क्या है, ये है। तो रखो इसको यहाँ पर, तो ये बनेगा यहाँ से 9 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस और यहाँ पर भी 9 है ना। अच्छा, तो पक्षांतरण से आप देख पा रहे हैं कि 9 से 9 कैंसिल हो गया तो पीछे बच गया फिर ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल में 0 और यहाँ से आप जानते हैं कि x कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में आएगा x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 और यदि आप देखें तो यहाँ से भी आप जानते हैं कि एक बार ये 0 करना होगा और एक बार ये 0 करना होगा। तो यहाँ से आप जानते हैं कि दोनों को बारी बारी 0 करने से x के दो मान बन गए हैं। एक तो इसमें x का मान आएगा 0, एक आएगा -5 और x कौन था? आपने इसमें माना था x था f इनवर्स 9। इसका मतलब कह सकते हैं अतः ये जो f इनवर्स 9 है इसकी वैल्यू आ चुकी है ये 2 0, -5। ठीक है, ये इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद में आगे है सेकंड क्वेश्चन जिसमें है 2 10 और ब्रैकेट में इस 10 का प्रांत है ये 10 इनवर्स x प्लस में x क्यूब और आपको इसका पूछा गया है कि मान ज्ञात। मान का मतलब इसमें बिना ट्रिगो फंक्शन का एक संख्यात्मक आंकड़ा बताना है आपको। तो चलिए देखते हैं। आप इसमें स्पष्टतः देख ही रहे हैं कि यहाँ पर जो ये 10 फंक्शन है इसका जो आप प्रांत देख पा रहे हैं वो इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन रूप में है। तो इसको आप कैसे करेंगे? आप देखिए, सवाल है कि 2 10 और प्रांत में है 10 इनवर्स x, ठीक है ना, फिर प्लस में है 10 इनवर्स x क्यूब। अच्छा, आपने एक सूत्र सीखा होगा पहले ही, जो मैं दोबारा लिख दूं। इसमें सूत्र था कुछ इस रूप में कि 10 इनवर्स x फिर प्लस में 10 इनवर्स y बराबर में सीखा होगा 10 इनवर्स ब्रैकेट में होता है x प्लस वाई बट्टे में 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस ऑफ एक्स वाई। ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देख लो
तुलना से आप जानते हैं कि y के स्थान पर एक्स क्यूब आया है बस, बाकी सारा मामला सेम है। तो इसको लगाओ यहाँ पर, तो क्या बनेगा ये, यहाँ से ये बनेगा, इसमें जो है 2 फिर आगे टेन फंक्शन है। अच्छा ब्रैकेट में देखेंगे आप, मैं इसमें लगा रहा हूँ ये फॉर्मूला, तो सूत्र कहता है कि ये बनना चाहिए टेन इनवर्स और ब्रैकेट में बनना चाहिए x प्लस वाई। तो यहाँ पर बनना चाहिए x प्लस वाई के स्थान पर आना चाहिए एक्स क्यूब, ठीक है ना, और बट्टा में है 1 माइनस एक्स वाई, मतलब 1 माइनस एक्स और y के स्थान पर वापस एक्स क्यूब, ठीक है। इसको आप सोल्व करना चाहेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इस टेन से ये इन्वर्स वाला फंक्शन इसमें संतुष्ट हो रहा है, मतलब इसमें हट सकता है ये, तो पीछे बच गया सिर्फ 2, ये इसमें हट चुका है। और ब्रैकेट में आएगा ये सेम क्वांटिटीज़, यहाँ पर आ जाएगा x, फिर प्लस में आ जाएगा एक्स क्यूब और बट्टा में आएगा 1 माइनस, अच्छा ये बन गया, पावर जोड़ दो आप, तो ये बन गया x की पावर 4, है ना। अच्छा उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ से कि जो है अब इसको और भी आप सिंपल कर सकते हो, कैसे ज़रा देखिए। अगर आप देख पा रहे हैं तो बराबर में ही 2 गुणा, यहाँ पर आप जानते हैं कि x कॉमन आ सकता है, तो x कॉमन लीजिए, ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस, है ना, x कॉमन लोगे तो यहाँ पर आएगा 1, तो 1 प्लस ब्रैकेट में आ सकता है इसमें जो है 1 और आगे प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब से एक बार x बाहर, और बट्टा में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर है 1 माइनस एक्स पावर 4। इसको आप यूँ देखिए, ये 1 तो है 1 का स्क्वायर और x पावर 4 है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब यह बना 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये होता है इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो होता है a प्लस बी गुणा a माइनस बी। इसको आप तोड़ो 2 बार, तो बनेगा यहाँ पर a प्लस बी मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आगे a माइनस बी मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और आगे आप जानते हैं वापस वही, इसको आप थोड़ा सा ब्रैकेट अलग कर देंगे, आप इस रूप में बंद कर सकते हैं। अब ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर से ये कट गया, तो पीछे बच गया ये मान, पीछे इसमें बचेगा बराबर में, यहाँ तो 2 है और यहाँ पर बच गया x, तो 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। उसके बाद में आगे आपके तीसरा क्वेश्चन कि यदि ये दोनों अवयव परस्पर समान हो तो पूछा गया है कि a का मान क्या होगा, स्मॉल a का मान पूछा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वैसे कि यहाँ पर अज्ञात राशियों में k भी है और a भी है, पर आपको इसमें से सिर्फ a का मान चाहिए, k का मान नहीं पूछा गया है। और हाँ हो सकता है कि k का मान निकालना पड़े, वो अलग बात है, लेकिन आपको पूछा गया है सिर्फ a का ही मान। तो चलिए देखते हैं। इसमें a का मान निकालने के लिए आपको देखना चाहिए कि a के संगत एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। एक बात आपको पता होगी कि यदि 2 मैट्रिक्स परस्पर समान हैं तो उनमें उनकी कोटियाँ और उनके संगत एलिमेंट भी समान पाए जाते हैं। तो इस सिद्धांत से आप जानते हैं कि ये जो a है ना, a यहाँ पर जो a है इसके सामने है k प्लस 4, मतलब a की वैल्यू k प्लस 4 के बराबर होगी, लेकिन a की वैल्यू में k प्लस 4 के रूप में मतलब k आ चुका है यहाँ पर, तो आपको इसमें k का मान पहले निकालना पड़ेगा, और k का मान आएगा इस एलिमेंट से, इसकी तुलना कर लो इससे, तो k माइनस 6 इक्वल माइनस 4, यहाँ से k का मान निकालेंगे और वो यहाँ रख करके a का मान प्राप्त करेंगे। तो देखेंगे हम कह सकते हैं कि बाई कंपेरिजन, मतलब कि इसके संगत पदों की जो है तुलना करने से हम पहले तो प्राप्त करेंगे k माइनस 6, ये जो एलिमेंट है k माइनस 6 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4, तो पक्षांतरण से इस k का मान प्राप्त हो गया है -4 प्लस 6, मतलब k की वैल्यू आ गई है 2। लेकिन हमारा उत्तर नहीं है ये, हमें इसका आगे यूज़ करना है a के मान में, तथा इसके बाद आप कह सकते हैं तथा ये एलिमेंट ये k प्लस 4, यहाँ पर जो एलिमेंट है ये k प्लस 4, ये बराबर है एलिमेंट स्मॉल a के। अच्छा आपने k का मान निकाल लिया था 2 ना, वो रख दो यहाँ, तो रखने से आप जानते हैं कि 6 इज इक्वल्स टू a, ये इस a की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद में आगे बात करते हैं चौथे सवाल की, जिसमें कहा गया है कि व्युत्क्रमणीय तथा अव्युत्क्रमणीय अवयवों को परिभाषित कीजिए। अब इसकी परिभाषा बड़ी आसान सी थी। पहले बात करते हैं व्युत्क्रमणीय की, आप सुन लीजिए। ऐसा अवयव है जिसका सारणिक नॉट इक्वल 0 हो, उसको बोलते हैं कि वह व्युत्क्रमणीय अवयव है, होता है, ठीक है ना। और ऐसा अवयव है जिसका सारणिक 0 हो, वो होता है अव्युत्क्रमणीय अवयव। मतलब इसकी परिभाषा सिंपल सी थी, अगर आपसे पूछे कि अवयव व्युत्क्रमणीय है तो इसकी परिभाषा में मुख्य बात है कि सारणिक ऑफ a इज नॉट इक्वल 0 हो, बस इसकी मुख्य बात यही है। और यदि अवयव अव्युत्क्रमणीय है तो उस कंडीशन में इसका सारणिक
हमेशा 0 पाया जाएगा, ठीक है ना। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न इसका फॉर्मूला होता है, वैसे आपने सीखा होगा ना, ए इनवर्स होता है ये एडजॉइंट ऑफ ए और बट्टा में ए का सारणिक। आप देख पा रहे हैं ये है व्युत्क्रम आव्यूह है। तो अगर ये व्युत्क्रम आव्यूह विद्यमान है तो उसको बोलते हैं व्युत्क्रमणीय होगा। और व्युत्क्रमणीय कब होगा? जब बट्टा में 0 ना बने। इसलिए इसकी बट्टा में जो क्वांटिटी है ना वो 0 नहीं होनी चाहिए व्युत्क्रमणीय होने के लिए, और 0 हुआ तो उसको बोलते हैं वो अव्युत्क्रमणीय है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। उसके बाद में आगे है 5वां सवाल। इसमें कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि अंतराल -1,1 में यह फंक्शन न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। कहने का मतलब यह फंक्शन उच्चिष्ट या निम्निष्ट वाला है। आप जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन में अपने ही प्रांत में वह एक बार बढ़े और एक बार घटे, मतलब अपने पूरे प्रांत में आधे प्रांत में तो घटता हुआ दिखे और आधे में बढ़ता हुआ दिखे, तो उसको बोलते हैं कि वह उच्चिष्ट फंक्शन तो जरूर है, पर वर्धमान ह्रासमान दोनों में से एक उसको अब नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा, इसकी बात करते हैं हम। आप इसमें स्पष्टतः देख पा रहे हैं कि जो फंक्शन दिया गया है वो द्विघात समीकरण है। तो शुरुआत करेंगे इसके अवकलन से। यहाँ पर आपको दिया गया है प्रदत्त फलन, और फंक्शन का जो रूल है वो कुछ ऐसा है। फंक्शन है यहाँ पर f(x) = x², है ना, -x+1। तो पहले इसमें करना चाहिए इसका अवकलन। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से f' की वैल्यू आ जाएगी ये 2x-1, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर इसको आप 1 मान सकते हैं। अब आप सब जानते हैं, इसके बाद हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं इसी क्रांतिक बिंदुओं को, और वो आएंगे f' की वैल्यू 0 करने से। आगे हम कह सकते हैं कि क्रांतिक बिंदुओं हेतु, आगे क्रांतिक बिंदुओं हेतु, देखो क्रांतिक बिंदु वो बिंदु होते हैं जिन पर फंक्शन की दिशा या उसका वक्र जो है उसकी दिशा बदलती है। तो हमें उसको निकालने के बाद में इसकी वर्धमान या ह्रासमान की जो जांचने की आवश्यक, उसमें इजी पड़ जाएगा वो, ठीक है ना। तो क्रांतिक बिंदु में क्या करते हैं, इसमें निकालते हैं f' = 0, ये करना चाहिए। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि f' का मान है ये 2x-1, ये इसमें 0 है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू इसमें जो है 0 है। अब यहाँ से आप जानते हैं कि x का मान आ जाएगा 1/2, ये इसमें क्रांतिक बिंदु आ गया है। मतलब ये वही बिंदु है जिस पर फंक्शन अपनी दिशा को चेंज करेगा, मतलब फंक्शन वर्धमान से ह्रासमान या ह्रासमान से वर्धमान होगा। तो आगे देखते हैं कि इस बिंदु का आगे वास्तव में क्या महत्व है। आगे हम देख सकते हैं कि हमारा इंटरवल है -1 से 1। पहले इसमें बनाएंगे नंबर लाइन। इस नंबर लाइन में ये लाइन चलती है -अनंत से +अनंत तक, जिसमें कोई दो बिंदु हैं -1 और +1। मैं मानता हूँ कि यहाँ पर कोई बिंदु है जो -1 वाला है, यहाँ पर मैं मानता हूँ कोई बिंदु है +1 वाला है। अच्छा, इन दोनों बिंदुओं के बीच में ही हमारा क्रांतिक बिंदु विद्यमान है 1/2। तो यहाँ पर इसके बीच में ही कोई बिंदु आपको दिख रहा होगा, इसको मान सकता हूँ मैं यहाँ पर बिंदु 1/2 है। अब आपको मुख्यतः एक ही काम करना है, जो हमारा इंटरवल है ना वो इस क्रांतिक बिंदु के आते ही ये 2 टुकड़ों में टूट चुका है। एक टुकड़ा तो -1 से 1/2 तक हुआ, एक टुकड़ा इसमें ये हो गया, और एक इसमें हिस्सा हुआ -1/2 से 1 वाला। आपको ये जांच के देखना है कि क्या इस इंटरवल में ये वर्धमान है या ह्रासमान है, और आगे वाले में कैसा है। यदि दोनों में अलग अलग प्रकृति पाई गई तो कहते हैं कि ये फंक्शन पूरे इंटरवल में ना तो केवल वर्धमान और ना ही केवल ह्रासमान, दोनों है ये, ठीक है। तो आप देख लीजिए। इसके बाद आप देख पा रहे हैं हम इसमें शुरुआत करेंगे पहले इस इंटरवल से, इसको निकालेंगे पहले और बाद में इसमें निकालेंगे इसको भी। तो आप इस इंटरवल की बात पहले कर रहे हो, क्या आप देख पा रहे हैं कि इस इंटरवल में बीच में अनंत बिंदु होंगे, -1 से ये 1/2, इसके बीच में आप जानते हैं अनंत बिंदु होते हैं रियल नंबर्स। इनमें से आप कोई एक बिंदु चुन लो और उस एक बिंदु पर आप इसमें f' जो है ना इसकी प्रकृति को जांचो कि इसका चिन्ह कैसा आ रहा है। यदि इसका चिन्ह प्लस का आया तो कहते हैं कि वह वर्धमान है, और यदि इसका चिन्ह माइनस का है तो उसको बोलते हैं कि वह ह्रासमान है। अच्छा, क्या आप देख पा रहे हैं कि -1 से 1/2 के बीच में 0 भी आता है। अगर मैं इसमें 0 को चुनता हूँ और इसमें रखूँ तो इसमें जांच इसमें होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। आगे देख लीजिए, हम इसमें आगे बनाएंगे एक टेबल। इस टेबल में वैसे मुख्यतः 2-3 बातें होती हैं। यहाँ पर लिखते हैं अंतराल, यहाँ पर मैं अंतराल लिख रहा हूँ जो आपको 2 मिले हैं। उसके बाद यहाँ लिखते हैं f' का चिन्ह, ठीक है ना। f' का जो चिन्ह है उसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद में
आगे लिखते हैं फलन की प्रकृति, लास्ट में आती है फंक्शन की जो प्रकृति है वो, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं। फलन की प्रकृति, प्रकृति मीन्स वो वर्धमान है ह्रासमान है, उसको यहाँ पर जांच सकते हैं। चलिए देखिए, पहले इसमें इंटरवल 2 आ गए हैं, -1 से 1/2, और दूसरा इंटरवल आ चुका है 1/2 से 1। अच्छा, -1 से 1/2 के बीच में आप कोई बिंदु चुन लो, मान लो आपने 0 चुन लिया, तो 0 पर इसमें f' का चिन्ह देखो कैसा आ रहा है। तो f' के चिन्ह की बात करते हैं। देखिएगा, इसमें रखो f' में 0 रखो आप, तो बनेगा ये 2 गुणा 0 मतलब 0, और पीछे बच गया -1। तो क्या आप देख पा रहे हैं कि इसमें f' का चिन्ह इस इंटरवल के अंतर्गत कोई एक बिंदु पर माइनस का आ चुका है, और अगर आपने कोई एक बिंदु पर निकाला है तो ये पूरे अंतराल में यही होगा, निकाल के देख लो भले ही, ठीक है ना। और आप जानते हैं कि यदि इसमें f' का मान माइनस का है तो ये पक्का ह्रासमान होगा, इसकी प्रकृति हमेशा ह्रासमान ही पाई जाती है, डिक्रीज होता है ये। आगे देख लीजिए, अच्छा 1/2 से 1 के बीच में कोई बिंदु लो आप, जैसे मैं इसमें लेता हूँ 0.9, ये 0.5 है, ये 1, इसके बीच में आप ले लो 0.9 और उसको यहाँ रखो, तो 2 गुणा 0.9 मतलब कि 1.8, और 1.8 में से 1 घटाओ तो पीछे बच गया प्लस का 0.8, मतलब कि इसका मान यहाँ पर इस इंटरवल में प्लस का आ रहा है, इस कारण से यह बनेगा यहाँ वर्धमान, ठीक है ना। तो आप इसमें स्पष्ट देख रहे हैं कि इस पूरे इंटरवल की बात अब साथ में कर रहा हूँ, -1 से 1 तक में यह फंक्शन आधी दूर तक चला ह्रासमान और आधे में वर्धमान। इसका मतलब यह एग्जैक्ट ना तो पूरे वर्धमान रूप में है और ना पूरे ह्रासमान रूप में, दोनों है ही। इसलिए कह सकते हैं कि इस इंटरवल में यह न तो वर्धमान और न ही ह्रासमान है, दोनों है, ठीक है ना। ऐसा इसको आप कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे आप इसमें देख पा रहे हैं 6ठा सवाल, इसमें आपको इस समाकलन का मान चाहिए 1/1 प्लस sin x डॉट dx का। चलो देखते हैं। इसका समाकल वैसे काफ़ी प्रसिद्ध भी है सवाल। पहले मान लेते हैं कि इसका मान I होगा, I बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस sin x डॉट dx। अब इसमें क्या करते हैं, सबसे इजी काम है इसका, कर दो आप परिमेयकरण, तो ये बनेगा 1/1 प्लस, है ना, फिर है sin x और डॉट, इसका उल्टा चिन्ह लेते हैं तो ये बनेगा 1 माइनस साइन एक्स, और इसे कर दो ऊपर नीचे गुणा भी, ठीक है ना। तो 1 माइनस साइन, यहाँ जो है बट्टे में आएगा वापस वही, वापस 1 माइनस साइन एक्स, और आगे है डॉट डी एक्स, ठीक है ना। ऊपर तो यही हो गया वापस इंटीग्रेशन ऑफ जो है 1 माइनस साइन एक्स, और बट्टा में आ जाएगा 1 प्लस साइन गुणा 1 माइनस साइन, ये होता है a प्लस बी गुणा a माइनस बी, जो होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि 1 का स्क्वायर माइनस में साइन का स्क्वायर, और आप जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर। तो मैं इसका हल लिख रहा हूँ लास्ट में, बट्टा में आएगा सिर्फ ये कोस स्क्वायर डॉट टी एक्स। अब एक काम करें, अब इस कोस स्क्वायर को दोनों के भाग में अलग अलग कर दो। जैसे यहाँ से ये बनेगा पहले तो 1 के बट्टा में कोस स्क्वायर, है ना, ये 1 कोस स्क्वायर, और माइनस में फिर साइन के बट्टा वापस कोस स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स और बट्टा में है कोस स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट के बाहर डी एक्स, ठीक है। अच्छा, अब 1 कोस स्क्वायर का मतलब होता है सेक स्क्वायर, ये तो बड़ा आसान काम है, ये बन गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस में, अच्छा साइन कोस स्क्वायर, इसको आप यूँ देखिएगा, ये वास्तव में साइन कोस गुणा 1 कोस है, तो साइन कोस क्या होता है 10, तो वो बनेगा 10, और गुणा बचा था 1 कोस, वो होता है सेक, तो ये बन गया यहाँ पर ये 10x गुणा सेक x, ठीक है ना, और बाहर पड़ा है dx, और लास्ट में आप जानते ही हैं कि सेक स्क्वायर का होता है समाकलन 10x, तो बराबर में इसका होगा समाकलन 10x, और माइनस में 10 सेक का होता है सेक x, तो 10x माइनस में सेक x, और प्लस में आता है हमेशा समाकलन HC। ये इसका उत्तर हो गया, ठीक है। आगे देखिए इसके बाद, आगे है 7वां सवाल कि इन दोनों सदिशों का सदिश गुणा कीजिए। देखिएगा, ये बड़ी आसान सी चर्चा है वैसे। आप इसमें इन दोनों को पहले कुछ मान लो, मान लेते हैं कि ये a और b है, मान लेते हैं कि ये a वेक्टर है जो है इसमें 2i, है ना, -3j प्लस 4k। इसी प्रकार से आगे मान सकते हैं कि b वेक्टर है ये दूसरे वाला 3i प्लस 4j
4k। और अब हमें इनका मल्टीप्लाई चाहिए, मतलब कि हमें यहाँ से अगर मैं कहूँ तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मान चाहिए। तो बराबर में अब सदिश गुणा का सिद्धांत आप सब जानते हैं कि सारणिक में आप पहले लिखते हो इनको i कैप, j कैप, k कैप को, और बट्टा में जो सदिश पहले था उसके दिक् अनुपात और उसके बाद में दूसरे वाले के दिक् अनुपात। तो पहले इसमें a है तो a के इसमें दिक् अनुपात या घटक हैं 2, उसके बाद -3 और 4, और b के दिक् अनुपात यहाँ से हैं 3, 4 और -4। अब इस सारणिक को आप हल कर लो, बड़ा आसान काम है ये, हल करना सब जानते हैं वैसे। यहाँ से बराबर में पहले तो i कैप आएगा, है ना, और ब्रैकेट में जो है i कैप की पंक्ति स्तंभ छुपाओ तो पीछे बच गया ये -3 गुणा -4 मतलब कि 12, ठीक है, और फिर आता है माइनस का चिन्ह, यहाँ आएगा माइनस में 16, 4 × 4 16, ठीक है ना, उसके बाद वापस माइनस का चिन्ह, और बाद में है जे कैप, और जे कैप के लिए आप देख पा रहे हैं यहाँ से कि पंक्ति स्तंभ छुपाए तो पीछे बचे -8 और -12, है ना, तो माइनस जे कैप ब्रैकेट में है -8 जो है 12, और आगे है प्लस में के कैप, और ब्रैकेट में आएगा 8 -+9, ठीक है ना, 8 + 9, इसको हल कर लो। ये ब्रैकेट में आ रहा है 4 - 16 मतलब 12 - 16 मतलब -4, तो -4 i कैप, ये बनेगा वैसे 12 और 8 20 है माइनस का, तो माइनस प्लस यहाँ से बनेगा ये प्लस का 20 जे कैप, और ये 8 और 9 17, तो प्लस में आ जाएगा 17 के कैप। ये इसका a क्रॉस b का उत्तर हो गया, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद में 8वां सवाल है कि दर्शाइए कि ये तीनों बिंदु सरेख हैं, मतलब कि आपको इसमें ये जस्टिफाई करना है कि इन तीनों बिंदुओं को अगर हम बनाएंगे ना कोई कार्तीय तल में तो तीनों एक लाइन में ही बन सकते हैं, ऐसी आपको इसमें व्याख्या करनी है। तो देखिए, बड़ा इसमें सिंपल सा एक टैग है वैसे कि यदि कोई तीन बिंदु सरेख मतलब एक रेखा में हो तो उन तीनों बिंदुओं के द्वारा निर्मित त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका मान हमेशा 0 आता है, और आप इसको इस सिद्धांत से हल भी कर सकते हो। जैसे पहले मान लेता हूँ मैं मान लेता हूँ कि त्रिभुज है कोई ये ABC, है ना, त्रिभुज में शीर्ष A जो कि 2, 3, 4 मान सकता हूँ मैं, शीर्ष B यहाँ मान सकता हूँ -1, 2, -3, इसी प्रकार शीर्ष C मान सकते हैं -4, 1, -10। और अब हमें इन तीनों शीर्षों से निर्मित त्रिभुज का एरिया निकालना चाहिए। यदि इसका एरिया 0 आएगा तो कह सकते हैं कि ये त्रिभुज जो है त्रिभुज है ही नहीं, रेखा थी, ये आपने माना था त्रिभुज के रूप में, ठीक है। चलिए, अब आपने ये बात सीखी है कि त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए मुख्यतः 3 तरीके होते हैं। अब डिपेंड करता है आपने बिंदु कौन सा चुना गया है। जैसे मान लो मैं इसमें मान लेता हूँ कि हम बिंदु A से इसको हल करना चाहते हैं, तो बिंदु A से हल कर लो। आप क्या करोगे, आप जानते हैं कि बिंदु A से हल करने के लिए बिंदु A के ही जो 2 आसन्न भुजाएं हैं ये AC और AB, इनका पहले आपको सदिश रूप में मान निकालना पड़ेगा। उसके बाद में सीधा सूत्र होता है 1/2 गुणा आसन्न भुजाओं का सदिश गुणनफल, मतलब 1/2 गुणा AB वेक्टर गुणा AC वेक्टर। यदि आपने इसमें बिंदु B को चुना तो बड़ी आसान बात है, तो इसमें क्या करोगे, इसमें करोगे 1/2 गुणा BC गुणा BA, या 1/2 गुणा CB गुणा CA, बात एक ही है, ठीक है। तो मैं इसमें पहले A को चुन लेता हूँ और AC इसको हल करना चाहूँगा। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ यदि आपने बिंदु A को तटस्थ बिंदु चुना तो बिंदु A के लिए हमें 2 सदिश, एक तो चाहिए AB वेक्टर और एक इसमें चाहिए AC वेक्टर। इनके मान निकाल लीजिए पहले तो। AB वेक्टर, तो AB का मान कैसे निकालते हैं, B वाले घटक माइनस में A वाले घटक, तो B में x का मान -1 और A में है 2, तो -1 -2 मतलब -3, ठीक है ना। यहाँ से आएगा ये -3 i कैप, फिर 2 -3 मतलब -1 j कैप, और -3 -4 मतलब -7 है k कैप, ठीक है ना। ऐसे निकाल लो AC वेक्टर, तो C -1 करना होगा, -4 -2 -6 i कैप, 1 -3 -2 j कैप, और ये हो जाएगा -14 k कैप, ठीक है। आगे देखिए, अब हमें निकालना चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। सूत्र सबको पता है 1/2 ब्रैकेट में आसन्न भुजाओं का सदिश गुणनफल। तो
तो आपने मान ली भुजाएं ए बी और ए सी, तो यहाँ पर आएगा वैसे ए बी वेक्टर और आगे होगा क्रॉस मल्टीप्लाई ए सी वेक्टर, ठीक है ना, बड़ी आसान सी बात है। अब ए बी क्रॉस ए सी का मान आप जानते हैं निकालना, सारणी के माध्यम से उसको निकालना होगा आगे, देखिएगा इसी प्रकार से मैं चल रहा हूँ वापस वही एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बराबर में, हाँ यहाँ देख लीजिए 1/2 तो यहाँ सेम पड़ा ही है वैसे सारणी के रूप में। पहली बात तो ए बी और ए सी का सदिश गुणा है, तो पहली पंक्ति आएगी ये आई कैप जे कैप और के कैप रूप में, ठीक है ना। उसके बाद में आगे लिखते हैं आप पहले वाले सदिश के दिक् अनुपात, पहले तो पहले वाला ए बी था और ए बी के दिक् अनुपात क्या है -3 -1 -7, लिख दो यहाँ से -3 -1 -7। उसके बाद में है ए सी, इसके हैं -6 -2 -14, तो -6 -2 -14, ठीक है ना। अब आप इसमें इसको हल करके जो है इसका मान निकालने वाले, अगर इसका मान 0 आए तो कह सकते हैं सरेख होंगे वो। अच्छा, इसमें सीधी सी बात भी आप इसमें देख पा रहे होंगे कि यहाँ इसकी जो दूसरी पंक्ति है और जो तीसरी पंक्ति है, ये दोनों ही पंक्तियाँ यहाँ पर समानुपाती नहीं है क्या। दूसरी पंक्ति में जो एलिमेंट है उसका डबल है तीसरी पंक्ति के एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इन दोनों में अगर हम संक्रिया लगाएं क्या कि R3 चेंज टू R3 - 2R2, तो पक्का इसमें 0 हो जाएगा। या उल्टा लगा दीजिए भाई, R2 चेंज टू R2 - 1/2 R3, तो भी 0 हो रहा है ना। इसमें आप देख पा रहे हैं, इसमें अगर मैं इसमें चेंज करूं यहाँ पर R3 चेंज टू R3 माइनस में ट्वाइस टाइम्स R2, तो क्या होगा ये यहाँ पर देख पा रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ये ABC बराबर में जो है 1/2। अच्छा, R1 तो अनचेंज है वैसे, कोई दिक्कत नहीं है, और R2 भी इसमें अनचेंज है -3 -1 -7। अब आपको R3 को चेंज करना है कुछ इस रूप में, R3 में से R2 का डबल घटाओ, तो घटाओ इसमें देखो R3 में है -6 और R2 में है -3, तो -3 का डबल क्या है -6, और घटाओ आप तो -6 -6 मतलब कि -6 + 6, तो इसका मान आ गया 0। ऐसे यहाँ पर भी क्या आएगा 0 आएगा और यहाँ भी क्या आएगा 0 आएगा, बिल्कुल। इसका मतलब इसमें देख पा रहे हैं कि ये एक ऐसा सारणिक बन चुका है जिसकी एक पंक्ति के सारे एलिमेंट 0 हैं, तो इसका मान क्या होगा पक्का 0 होगा। इसका मतलब यह एक ऐसा ट्रायंगल था जिसका एरिया 0 है, अतः ये ट्रायंगल था ही नहीं, ये केवल रेखा के 3 बिंदु थे, ठीक है ना। इस प्रकार सरेख सिद्ध हुआ। आगे देखिए 9वां सवाल है, रैखिक प्रोग्रामन समस्या का सुसंगत हल को परिभाषित कीजिए। तो इसकी परिभाषा आप सुन लो पहले तो। किसी भी LPP के व्यवरोधों तथा ऋणेत्र प्रतिबंधों को संतुष्ट करने वाले सभी बिंदुओं के समूह को या उस छायांकित क्षेत्र को उसका सुसंगत हल कहते हैं। जैसे आप जानते हैं वैसे तो, अगर आपने सीखा होगा तो LPP के वैसे 3 भाग होते हैं, उद्देश्य फलन, व्यवरोध और ऋणेत्र प्रतिबंध। तो इसमें जो लास्ट के जो 2 भाग है ना, व्यवरोध और ऋणेत्र प्रतिबंध, इनमें हमेशा असमीकाएं होती हैं। तो इन असमीकाओं को संतुष्ट करने वाले सभी बिंदुओं का जो समुच्चय है, उस समुच्चय को या उस छायांकित क्षेत्र को ही बोलते हैं कि वह उस LPP का सुसंगत हल है। जैसे आपने सीखा होगा ना कि जैसे सपोज ये हो 2x + 3 > 4 आ जाए, है ना, 6x - 9, ये मान लो 6 से कम या बराबर हो, ऐसी कुछ जानकारी आपको दे रखी हो, ये इससे बड़ा है ना, तो इसको बोलते हैं हम व्यवरोध। और लास्ट में दिया होता है ये कि x, y हमेशा 0 से बड़े या बराबर है, इसको बोलते हैं ऋणेत्र प्रतिबंध। तो इन दोनों के द्वारा जो उभयनिष्ठ छायांकित क्षेत्र आता है वह इसका सुसंगत हल कहलाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। उसके बाद में है 10वां सवाल। इसमें कहा गया है कि यदि प्रायिकता ऑफ A का मान 6/11, PB का मान 5/11 और PA यूनियन B का मान 7/11 हो, तो PA इंटरसेक्शन B का मान पूछा गया है क्या होगा। देखिए पहली बात आप सब जानते हैं, इसमें एक सूत्र आपने वैसे सीखा ही होगा क्या, चूंकि कि प्रायिकता ऑफ A और इसमें प्रायिकता ऑफ A यूनियन B बराबर में क्या होता है, ये होता है प्रायिकता ऑफ A, है ना, फिर प्लस में प्रायिकता ऑफ B, माइनस में होता है प्रायिकता ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है। अब इसमें आपको चाहिए वैसे प्रायिकता ऑफ A और B कॉमन वाली का मान,
तो इसमें बाकी के मान रख दो और इसका पक्षांतरण से मान निकाल लो। तो कह सकते हैं यहाँ से प्रायिकता ऑफ ए यूनियन बी का मान दे रखा है 7/11, ठीक है, बराबर में पी ए का मान 6/11 है, प्लस में पी बी का मान है 5/11 और माइनस में है प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका आपसे पूछा गया मान क्या होगा। तो देख लीजिए आप, वैसे आप जानते हैं कि यहाँ पर इन दोनों का लघुत्तम सेम है, तो इसको आप जोड़ दो सीधे, तो बनेंगे यहाँ पर ये 6 और 7 11, 6 और 5 सॉरी 11 है ना, 11/11 और यहाँ पर वैसे चल रहा है 7/11, माइनस में है प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इसमें कर दो पक्षांतरण, तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर में आएगा, ये तो 1 बन गया ना, तो 1 माइनस में 7/11, मतलब यहाँ से आप कह सकते हैं कि प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आ जाएगा 11 माइनस 7, मतलब कि 4/11। ये इसका उत्तर होगा, ठीक है।